अभी तक हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेले नहीं रह सकता, इसलिए उससे समूह में रहना पड़ता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों से बातचीत भी करनी पड़ती है और संदेशों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जो ये बातचीत या संदेशों का आदान प्रदान है, इसे ही संचार कहते हैं। इस प्रकार जो संचार है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, संदेशों का आदान प्रदान है, अनुभवों की साझेदारी है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें एक संचारक या स्रोत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राप्त करता है उसके पास अपने संदेशों को भेजता है। और इसके प्रमुख तत्व हैं स्रोत या संचारक जो मूल होता है, फिर कोई भाषा, एनकोडिंग या कोटिकृत भाषा होनी चाहिए, संदेश जो स्पष्ट हो, कोई माध्यम हो, और प्राप्तकर्ता रिसीवर यानी डिकोडिंग। फिर इसका फीडबैक यानी उस व्यक्ति के पास में जो हमने संदेश भेजा है वो पहुंचा या नहीं, और शोर इसको बाधा करने वाले तत्व हैं। शोर के कारण संचार नहीं हो पाता है। और संचार में हमने देखा कि संचार जो है सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार, और इन सभी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। संचार के जो प्रमुख तत्व है इनको अब हम विस्तृत रूप से समझेंगे। संचार का जो प्रक्रिया के लिए शुरू करने के लिए स्रोत या संचारक सबसे प्रमुख तत्व है। सबसे पहला तत्व है संचारक के बिना संचार प्रारंभ नहीं हो पाएगा। और जो संचारक है वह किसी बातचीत या संदेश के भेजने के लिए कोई भाषा का सहारा लेता है। तो ये जो दूसरा तत्व है यह एनकोडिंग। भाषा असल में क्या है, कूट चिन्ह या कोड है। उस भाषा में जो है एक निर्धारित आकृति होती है। किसी भी भाषा में, लिपि में एक निर्धारित आकृति होती है जिसके आकृति के अनुसार हमारे दिमाग में उस अक्षरों का चित्र बन जाता है और हम समझते हैं कि हाँ ये यही अक्षर है। तो ये एनकोडिंग जो है संचार की प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख चरण है। संचार करने के लिए जरूरी है कि जिसको हम भेज रहे हैं संदेश, उसे भी वह भाषा आती हो। इसके अतिरिक्त अपने संदेशों को बोलना या लिखना भी आना चाहिए जिससे कि हम सही संदेश भेज सकें। इसके बाद इसका प्रमुख चरण है अगला, संदेश। व्यक्ति है, भाषा है, लेकिन संदेश नहीं है, तो संचार कैसे होगा? तो संदेश होना चाहिए, कोई एक निश्चित संदेश जिसमें स्पष्ट और सीधा संदेश हो जिससे कि प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ सके। इसके बाद चौथा माध्यम है, संचार का चौथा तत्व है कोई माध्यम या चैनल। इसके बाद संचार का चौथा तत्व है कोई माध्यम या चैनल जिसके द्वारा बोले गए शब्द तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। दृश्य संदेश जो होते हैं वो प्रकाश तरंगों के जरिए पहुंचते हैं। खाने की खुशबू वायु के जरिए पहुंचती है। स्पर्श होना और छूना भी माध्यम है। स्पर्श करके भी हम कई बार अपने संदेश या इशारों से भी संदेश देते हैं। इसी तरह से टेलीफोन, समाचार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म आदि के जरिए भी हम अपने संदेशों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अगला है तत्व प्राप्तकर्ता या रिसीवर। जो संदेश करता है, संदेश भेजने वाला, वो जो एनकोडिंग में जो संदेश भेजता है उसकी डिकोडिंग करता है, यानी उस संदेश में निहित अर्थों को समझने की कोशिश करता है, उसको समझता है।
यदि उसने पूरी तरह से उस संदेशों को अच्छी तरह से समझ लिया जैसा भेजा था, तो वह एक सफल संदेश हो गया। इस तरह से प्राप्तकर्ता जो है एक प्रमुख तत्व है जो संदेश की डिकोडिंग करता है और फीडबैक भी देता है। फीडबैक का मतलब होता है कि हमने संचार को सही भेजा है या नहीं किया है, उसका सकारात्मक परिणाम हो रहा है या नकारात्मक परिणाम हो रहा है। संचारक ने जो संदेश भेजा है, प्राप्तकर्ता को संदेश उसी रूप में मिला है या किसी अन्य रूप में मिला है। यदि सही मिला है संदेश वैसा के वैसा, इसका मतलब संचार बहुत अच्छा हुआ है, बिना बाधा के हुआ है। संचार में बहुत सारी बाधाएं होती है, उसमें प्रमुख बाधा है शोर। यदि शोर होता है तो संचार व्यवस्थित नहीं हो सकता। जब हम किसी वॉइस को भेजते हैं और अगल बगल में हमारे आसपास शोर होता है, तो जो प्राप्त करता है वो उस संदेश को पूरी तरह से सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उसके समझने में जो बाधा होती है। तो इस प्रकार से जो स्रोत है वह संदेश को भेजता है माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास। लेकिन यदि संदेश और माध्यम के बीच में शोर है तो प्राप्तकर्ता को वह संदेश व्यवस्थित रूप से नहीं पहुंचता। प्राप्तकर्ता उस संदेश का फीडबैक देता है और फीडबैक के अनुसार जो संचारक है वह अपने संदेश में सुधार करता है। अगली बार वो जो संदेश भेजेगा उसको सुधार करके भेजेगा। तो ये हमने समझे संचार प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व हैं। पहला है स्रोत या संचारक, दूसरा पूर्तिकृत या एनकोडिंग, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता या रिसीवर और डिकोडिंग। एनकोडिंग है तो डिकोडिंग उसके आगे का तत्व है। फिर फीडबैक और शोर। अब हमको ये समझना है कि संचार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। संचार के प्रमुख प्रकारों में सबसे पहले सांकेतिक संचार, जो सबसे पहले होता था संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा भी संचार होता है। जो हमारे प्राचीन शिलालेख आदि हैं उसमें भित्ति कला में चित्रों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। इसके बाद में संकेतों से भी संदेश होता है। हाथ जोड़ना, पैर छूना, आंखों से इशारा करना, ठीक है, सिग्नल देना, ये सारा क्या है, सांकेतिक संचार। इसके बाद में मौखिक और अमौखिक संचार। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, ये अमौखिक संचार है, लेकिन ये अमौखिक संचार जो है मौखिक संचार का सहायक है। आंखों से, चेहरे से, हाथ की गति और बोलते समय जो हम हाथों को ऊपर नीचे करते हैं या चेहरे का उतार चढ़ाव मौखिक संचार के साथ साथ होता है। तो ये अमौखिक संचार, अमौखिक क्रिया जो है ये मौखिक संचार में एक सहायक होती है। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अमौखिक संचार के जरिए खुशी, दुख, प्रेम, डर और निराशा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मौखिक बोलते हैं, लेकिन अमौखिक में भी हमारे चेहरे पर वह भाव व्यक्त हो जाता है। जैसे हम अकेले में होते हैं और अपने मन में कुछ सोचते हैं, योजना बनाते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, प्राप्तकर्ता और संदेशकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो यह है अंतःवैयक्तिक संचार। संचार का तीसरा प्रकार है अंतःवैयक्तिक संचार। हम व्यक्ति जो है या हम हैं वो स्वयं ही अपने मन में ही अपने स्वयं से बातें करते हैं। विचार मंथन करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, ये सभी अंतःवैयक्तिक संचार में आते हैं। जब हम अंतःवैयक्तिक संचार करेंगे, अपने मन में कुछ सोचेंगे, योजना बनाएंगे, तभी हम उसको
अंतःवैयक्तिक संचार ही अंतर्वैयक्तिक में परिवर्तित होता है बाद में। उसके बाद हम उसको दूसरों को बताएंगे। तो जब दूसरों को बताते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं, तो वह अंतःवैयक्तिक संचार अंतर्वैयक्तिक संचार होता है, जिसमें अन्य व्यक्ति भी होता है, 2 व्यक्ति हो जाते हैं, या 2-3 मित्र हैं, खड़े हैं, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये अंतर्वैयक्तिक संचार हो गया। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, तो हम दुकान से में जाकर के बात करते हैं, नौकरी और दाखिले के लिए इंटरव्यू देते हैं, ये सारा अंतर्वैयक्तिक संचार है। इसके बाद है समूह संचार, जो हम क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, ये समूह संचार है। बहुत सारे एक ग्रुप में बैठे हैं लोग, एक ही प्रकार के ग्रुप में, और उनके साथ एक जैसा संचार हो रहा है, जो या बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, किसी जगह किसी संस्था में मीटिंग चल रही है, किसी समिति की बैठक चल रही है, किसी पंचायत में कोई कार्यक्रम चल रहा है, पंचायत का आपस में कोई निर्णय करने के लिए, या समिति का कोई चर्चा आदि चल रही है, ये सारा समूह संचार कहलाता है। इसके बाद है लास्ट में जन संचार, जो सबसे बड़ा संचार का जो है प्रकार है, मास कम्युनिकेशन, जन संचार। तकनीक और माध्यम के जरिए इस संचार को हम करते हैं। कोई भी बातें हैं, इसको अगर छोटी सी बात को भी हम किसी तकनीक से या किसी यंत्रों के माध्यम से विशाल समूह में बता सकते हैं। विशाल समूह के साथ हम संवाद भी कर सकते हैं, और इसको बहुगणित किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये पहुंचा सके। जैसे टीवी है, रेडियो है, अखबार है, सिनेमा है, इंटरनेट है। अब हम देखते हैं न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज का अगर छप जाती है कोई समाचार, तो कितने सारे लोगों को वह पता चल जाता है। एडवर्टाइजमेंट आदि जो होते हैं, अखबार के माध्यम से, इंटरनेट और टीवी के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है जनसंचार। जनसंचार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जनसंचार की क्या है कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। ठीक है, जैसे वैयक्तिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार या समूह संचार में हमको तुरंत हम फीडबैक ले सकते हैं। आमने सामने बैठे हैं लोग, हम उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन जनसंचार में तो तत्काल फीडबैक नहीं मिलता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई मैसेज या कोई सूचना या कोई समाचार भेजा है तो उसको सभी लोग एक साथ देख रहे हैं। जब वह व्यक्ति अपने समय के अनुसार देखेगा तो वो फीडबैक देंगे। इसमें श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत अधिक व्यापक होता है। दूसरा है इसका विशेषता, प्रमुख विशेषता इसकी, इसमें श्रोता, पाठक और दर्शकों का दायरा बहुत अधिक व्यापक होता है। मतलब ये पंचमेल खिचड़ी जैसा होता है, बहुत बड़ा इसमें बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। इसका गठन पंचमेल टाइप का होता है, जिसमें अमीर वर्ग के, गरीब वर्ग के, शहरी, ग्रामीण, पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध सभी प्रकार के होते हैं। कोई दिल्ली में बैठा है, कोई पटना में बैठा है, कोई भारत में बैठा है और कोई अमेरिका में बैठा है। बहुत सारे कार्यक्रम टीवी में चल रहे हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग चैनल लगा के अपने अपने मनपसंद के कार्यक्रम देखते रहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी एक ही कार्यक्रम को एक ही समय देखते हैं। जनसंचार की एक और प्रमुख विशेषता क्या है कि इसके में जो प्रकाशित संदेश हैं या प्रसारित किए जाते हैं जो कार्यक्रम, वह सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक यानी सभी लोगों को एक साथ एक जैसा मिलता है। यह अवैयक्तिक नहीं होता। अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में सभी के लिए संदेश दिया जाता है। जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो प्रसारित या प्रकाशित संदेश है वह सार्वजनिक होते हैं। मतलब अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सभी के लिए होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार में हम किसी 2 लोगों से या 1 लोगों से ही बात करते हैं। समूह संचार में किसी विशेष ग्रुप से बात करते हैं। लेकिन जनसंचार में
सभी लोग, किसी भी ग्रुप के कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के व्यक्ति उन संदेशों को देख सकते हैं। इसके बाद जनसंचार के में एक विशेषता ये भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई संबंध नहीं होता, डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। जो अंतरवैयक्तिक संचार है या समूह संचार है, इसमें प्राप्तकर्ता और संचारक दोनों के बीच में सीधे संबंध होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन जनसंचार में प्राप्तकर्ता और संचारक आमने सामने सीधे नहीं होते हैं। ये किसी इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हमारे संदेशों को देखते हैं, किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम के द्वारा। इस प्रकार से जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत होती है। कोई संगठन है, कोई संस्था है या कोई समिति है जो इसको चलाती है किसी माध्यम से। जैसे समाचार पत्र है, किसी संगठन से प्रकाशित होता है। कोई एजेंसी होती है, रेडियो का प्रसारण भी किसी रेडियो संगठन से होता है। टीवी चैनलों में भी कोई एक निश्चित चैनल होता है। और जो अन्य हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया में जो आते हैं, विभिन्न एजेंसी आदि के द्वारा प्रसारण होता है विभिन्न समाचारों का। लेकिन जनसंचार में व्यक्ति जो है पर्सनल भी ब्लॉग आदि बना करके अपने संदेशों को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। इसमें एक प्रमुख विशेषता है कि जब बहुत सारे लोगों को संदेश जा रहा है तो इसके ऊपर अंकुश होना भी जरूरी है। तो इसके लिए एक गेट कीपर होता है, द्वारपाल होता है, जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित संदेशों को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है कि इसको कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। इसमें कोई आपत्तिजनक तो नहीं है। यदि समाचार पत्र में छपेगा तो कैसा छपेगा, कितना छपेगा। इंटरनेट पे यदि कोई समाचार जा रहा है तो उसमें से वो आपत्ति अगर आती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है इसको, या रिमूव भी कर सकते हैं। किसी फिल्म में अगर फिल्म बन रही है तो उसमें सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह टीवी रेडियो की जो समाचार हैं या जो भी सीरियल आते हैं उसमें भी सेंसर बोर्ड होता है, जो द्वारपाल कहलाता है, जो इसको निर्धारित करता है कि सामग्री को किस तरह से प्रसारित किया जाए। इस प्रकार ये जो द्वारपाल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये द्वारपाल की ही जिम्मेदारी होती है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उसके प्रकाशन की या प्रसारण करने की इजाजत दे। तो हमने अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख ली। सबसे पहली विशेषता है जनसंचार में फीडबैक प्राप्त नहीं होता है तत्काल में। दूसरी विशेषता है इसके श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। तीसरी विशेषता है इसके जो दर्शक हैं वो पंचमेल टाइप के होते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शक होते हैं। चौथी विशेषता है यह समूह संचार और अंतरवैयक्तिक संचार की तुलना में सभी के लिए संदेश होते हैं इसके। फिर अगली विशेषता है इसमें संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई संबंध नहीं होता, सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में सीधा संबंध नहीं होता है। फिर इसके जो संदेश हैं वह किसी माध्यम के द्वारा, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा ही प्राप्तकर्ता को प्राप्त होते हैं। फिर अगली विशेषता है कि इसके जो संदेश हैं उनमें किसी द्वारपाल या गेटकीपर के द्वारा नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। संदेशों जो इन संदेशों को या प्रकाशित सामग्री को नियंत्रित करते हैं और निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का प्रकाशन हो या कैसा प्रसारण हो।
अब हम ये समझेंगे कि संचार के प्रमुख कार्य क्या है या उसका क्या उपयोग है। सबसे पहला कार्य है संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। दूसरा है संचार के द्वारा हम किसी अन्य के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्लास में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। फिर तीसरा है सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति, चौथा है संचार का कार्य, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने विचारों को खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। फिर सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम समूह में आपस में संपर्क को बढ़ाने के लिए, मित्रता आदि करने के लिए भी करते हैं। फिर अगला है संचार का प्रयोग हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। फिर इसके आगे है संचार का प्रयोग हम किसी विषय वस्तु के लिए या किसी विषय के लिए अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अपनी रुचि, पसंद, नापसंद को व्यक्त करने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। फिर 8वां नंबर है संचार का प्रयोग हम किसी भूमिका को पूरा करने के लिए भी करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी के रूप में या डॉक्टर के रूप में, जज के रूप में, वकील के रूप में हम अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी उम्र, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार संचार विभिन्न प्रकार से संचार करते हैं। इन सब में संचार सभी कार्यों में एक और प्रमुख कार्य संचार का क्या है? संदेशों का आदान प्रदान या अनुभवों की साझेदारी करना। अपने अनुभवों को दूसरों को बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। संचार माध्यमों से हम अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं। फिर विरासत या संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, उसके लिए भी हम संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं।